नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे। हाँ, थोड़ा लॉकडाउन का सिचुएशन है, बहुत कठिन घड़ी है हम सभी लोगों के लिए। हम सभी लोग घर में बंद हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोरोना वायरस से हम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी और फिर से हम लोगों की जिंदगी काफी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग घर में बंद हैं तो हम लोग अपना समय ना बर्बाद करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत सारे वीडियोस मैं बना रहा हूँ, लगातार बना रहा हूँ। आप लोग भी लगातार देख रहे हैं और आप लोग का कमेंट्स भी आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियोस पसंद आ रहा है और आप लोग लगातार उन वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। कुछ हो ना हो, पढ़ाई तो हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बीकॉम पार्ट 1 के वैसे स्टूडेंट्स जिनको 2020 में एग्जाम देना है, बिहार के सारी यूनिवर्सिटीज स्पेशली पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं कि उन सभी के लिए बीकॉम पार्ट 1 के ऑनर्स पेपर का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं क्लियर करने जा रहा हूं, बहुत क्विक रिवीजन की तरह। मतलब एक क्रैश कोर्स मैं हम लोगों ने डेवलप किया है। ये प्रोग्राम आप लोगों को मदद करेगा, आपके एग्जाम में काफी मदद करेगा। सारा वीडियोज ऐसा है जो आपको आपके एग्जाम को अच्छे तरीके से दिलवाने में काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, तो आपको करना बस इतना है कि वीडियोस को लगातार देखना है, बीच में रोकना नहीं है। हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर मैं कर रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स ऑनर्स है, उसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर में कौन कौन से प्रैक्टिकल चैप्टर्स पढ़ने हैं। और मैंने ये भी कहा था कि उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उनको मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा उन सारे का, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके भी बारे में मैं डील करूंगा अपने वीडियोस के माध्यम से। आप लगातार हमारे वीडियोस में बने रहें और अपने अकॉर्डिंग कमेंट भी करें, ताकि उसके हिसाब से हम लोग प्लान करें और नए नए वीडियोस को डेवलप करें। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आज का कौन सा टॉपिक है? तो आज जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है बीकॉम में। इसको हम लोग थोड़ा फास्ट तरीके से चलते हैं, बिकॉज ज्यादा समय तो नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा क्विक, थोड़ा सा अच्छे तरीके से तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लीजिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। देखिए अभी आप ये मान लो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या क्या मेथड्स अप्लाई करते हैं, कौन कौन सा अकाउंट खुलता है। इन सब की चर्चा मैं करूंगा इस वीडियो में और आने वाले वीडियोज में। तो लीजिए मैं आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का होता है। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि सोसाइटी या समाज का सेवा करना होता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी कहते हैं, गैर व्यापारिक संगठन भी कहते हैं। तो आइए जो हम लोग आज ये जो शुरुआत करने वाले हैं, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शामिल किया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेनली जैसे एनजीओज हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, या आप क्लब बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब हो गए या अन्य एजुकेशनल क्लब्स हो गए, ये सारे के सारे हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो आप कह सकते हैं स्कूल, कॉलेज, ये सारे के सारे क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स आपने देख लिए। ये क्या फंक्शन करता है, कैसे करता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा तेजी से समझ लेते हैं। आप अभी वर्तमान स्थिति की बात करें, जो अभी कोरोना वायरस का प्रकोप है, ये जो संक्रमण फैला हुआ है पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में बहुत ऐसे संगठन हैं जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के, इट मींस एनजीओज हैं। बहुत ऐसे एनजीओज हैं
जो लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ एनजीओ जो है वो लोगों को इलाज करने में मदद कर रहे हैं, कुछ एनजीओ लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, जरूरत का सामान पहुंचा रहे हैं, कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि क्या करें कैसे करें ताकि आपको कोरोना वायरस ना हो। तो एनजीओ बहुत मदद कर रहे हैं इस वक्त, सरकार की मदद, सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वे सारे संगठन जो लोगों की मदद कर रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव में नहीं कि उसको प्रॉफिट कमाना है, तो बल्कि मतलब लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये सारे जो एनजीओ लगे हुए हैं ये सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है काम क्या करता है। तो वह समाज की सेवा करता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से। कुछ संगठन ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, एजुकेशन। कुछ संगठन ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब एजुकेशन। आप एजुकेशन की बात करें तो इसका भी बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे एरियाज है। मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाना मुफ्त में या कम पैसे में, गरीब बच्चों को पढ़ाना, या इतने से आप ये कह सकते हैं कि जो निचले तबके के लोग हैं उनको पढ़ाना, या आप इसमें विमेन एजुकेशन, जो लड़कियों की शिक्षा है उनको बढ़ावा देना। इस तरह के बहुत सारे एजुकेशन के प्रोग्राम्स एनजीओ चलाते हैं। अब इसमें एजुकेशन में कंप्यूटर ट्रेनिंग्स वगैरह भी होते हैं, जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं, स्किल को डेवलप करते हैं। तो ये एजुकेशन का क्षेत्र में बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं। और एक क्षेत्र हो गया आपका हेल्थ। जो हेल्थ है आपका, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो बहुत ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ के लिए काम करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या गरीब लोगों के लिए जो हेल्थ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, या इट मीन्स मुफ्त में इलाज, मुफ्त में चिकित्सा व्यवस्था या कम पैसे में चिकित्सा व्यवस्था या मुफ्त में दवाइयों का प्रबंध करते हैं। ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो हेल्थ के लिए काम करते हैं। और बहुत सारे एनजीओ हैं जो कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस, इन सारे क्षेत्रों में बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सारे जगहों या ट्रस्ट, इन सारे जगहों का भी जो अकाउंट्स मेंटेन करने का तरीका ऐसा ही होता है। तो अभी मैंने आपको एक छोटे तरीके से बताया कि जो कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा फ्रेंड्स कि जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं तो फिर इसकी अकाउंटिंग क्यों करें। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं, तो फिर उसका अकाउंट्स क्यों बनाए। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट के बारे में कैलकुलेशन, प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन ही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अकाउंट्स क्यों बनाया जाए इसका मैं कारण आपको बताना चाहता हूं। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, अगर वो काम करना चाहता है, काम करेगा सोसाइटी में, तो मान लो कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को निशुल्क कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहा है, निशुल्क उनको पढ़ने की सामग्री वितरित कर रहा है, पेन, कॉपी, पेंसिल, स्लेट, ये सारी चीज जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों को बांटा जा रहा है। तो आप बताओ कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन वो सारा सामान, वो सारा व्यवस्था कहां से लेकर आएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो सारा सामान खरीद कर गरीब बच्चों की मदद की जा सकती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑपरेट करना है तो फंड्स की आवश्यकता होगी, फंड्स तो लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो फंड्स कहीं ना कहीं से आएगा। तो चलिए मैं इसको आगे बढ़ाते हुए समझाता हूं कि फंड्स कैसे आते हैं, और साथ ही साथ मैं कोरिलेट करना चाहूंगा कि क्यों अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। तो लीजिए मैंने एक एग्जांपल, एक पिक्चर बनाया हुआ है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक पिक्चर मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आप देखो ये जो है एनपीओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टोटल मैंने 5 मेंबर्स दिखाए हुए हैं।
ये ए, ये आपके मिस्टर बी, ये मिस्टर सी, ये मिस्टर डी और मिस्टर ई। ये 5 ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स जिनका इंटरेस्ट है सोसाइटी समाज के सोशल सर्विस में। ये 5 ऐसे लोग हैं जिनका, आप एक एग्जांपल में समझा रहा हूं कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी और मिस्टर ई, ये 5 ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है समाज सेवा में, सोशल सर्विस में। इन लोगों ने तय किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को पढ़ाना है, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, निःशुल्क शिक्षा देना है। तो ये ये जो पांचों के पांचों लोग हैं, ये आपस में मिल गए और इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो मान लो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ भी है, कोई भी नाम रख लो, सपोज करो कि ABC संस्था, कुछ ऐसा नाम रख लिया, ठीक है। तो कोई भी नाम रख लिया इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑफिस चाहिए, क्लियर है, ऑफिस चाहिए, तो ऑफिस का भी रेंट देना पड़ेगा, क्लियर है। और ये ऑर्गेनाइजेशन अगर गरीब बच्चों को, ये ऑर्गेनाइजेशन अगर गरीब बच्चों को पढ़ाई देते हैं, गरीब बच्चों को अगर पढ़ाते हैं और पढ़ाने का सामान वितरित करते हैं, पेन, कॉपी, पेंसिल वगैरह, तो इनके लिए पैसे चाहिए इनको। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जैसे मान लो कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाना है, तो गरीब बच्चों को पढ़ाना है तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम चाहिए, क्लासरूम चाहिए। और क्लासरूम अगर वो रेंट पे लेते हैं तो उनको रेंट भी देना पड़ेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ऑफिस चाहिए, तो उसके लिए भी इनको रेंट देना पड़ेगा। साथ ही साथ इक्विपमेंट्स चाहिए, बेंच चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, चौक चाहिए, इस तरह का सामान चाहिए। गरीब बच्चों के लिए आपको पेन, कॉपी, पेंसिल भी चाहिए। तो ये सारा चीज का जो व्यवस्था अगर करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी। तो आइए पैसा आता कहां से है? तो तय बात है, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहले ये जो पांचों लोग हैं, ये लोग जो है तय करते हैं कि ये पांचों के पांचों लोग इस तरीके से फिक्स करते हैं कि हर साल हम लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। ये जो इंटरनल मेंबर्स हैं, ये जो इंटरनल मेंबर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी और मिस्टर ई, ये आपस में तय करते हैं कि हम सभी लोग जितने भी मेंबर हैं, ये मेंबर्स कुछ ना कुछ अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि हर साल ये लोग देंगे। तो मान लो इन लोगों ने तय किया कि ये लोग जो है हर साल 10,000 कंट्रीब्यूट करेंगे। हर साल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 10,000। तो ये जो सारे ए, बी, सी, डी और ई है, तो अगर ये 5 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं हर साल, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना पैसा आ जाएगा? 50,000 रुपया आ जाएगा, 50,000 रुपया। तो हर साल ये लोग 10,000, हर एक मेंबर 10,000 रुपया सहयोग दे रहा है, तो कितना आ जाएगा? 50,000। तो इस मेंबर्स के द्वारा, ये जो मेंबर है, इन मेंबर्स के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया गया, उसको टेक्निकल टर्म बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? चंदा। हिंदी में क्या बोलते हैं? चंदा। तो चलो इन लोगों से कलेक्शन आ गया 50,000 रुपया। ये लोग अपना काम करना शुरू किए, पूरी दुनिया, पूरे समाज में लोग देख रहे हैं कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तब यहां से बाहर के लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं, और किसी को अगर समाज सेवा में इंटरेस्ट है तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। तो मेंबर बनना चाहते हैं। ई के बाद मान लो एक मिस्टर एफ है, मिस्टर एफ, जो मिस्टर एफ है उनको भी पसंद है, ये काम पसंद आया, तो उनको भी लगा कि चलो हम भी समाज का सेवा करते हैं। तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट किया और एट लास्ट वो भी क्या बन गया? मेंबर। वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए। इस प्रकार यहाँ का मेंबरशिप बढ़ता जाता है। मान लो आज 5 मेंबर हैं और कल को कितने हो जाएंगे? 100 मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 मेंबर हो जाएंगे। अब 100 लोग 10,000 करके कंट्रीब्यूट करेंगे तो बड़ा अमाउंट हो जाएगा। इट मीन्स इसका मेंबर्स बढ़ता जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसके काम को देखते हुए बहुत सारे सोसाइटी में, समाज में ऐसे लोग हैं जो जिनका इंटरेस्ट होता है समाज सेवा को लेकर। तो धीरे धीरे इनका काम बढ़ता जाएगा, इनका फंक्शन बढ़ता जाएगा, मेंबरशिप बढ़ता जाएगा, मेंबर्स की संख्या बढ़ती जाएगी, तो फंड अमाउंट क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो साथ साथ ये तो मेंबर्स की बात होगी, तो मतलब मेंबर्स के द्वारा लगाया गया जो चीज है, अमाउंट है, कंट्रीब्यूशन, वो क्या कहलाता है? सब्सक्रिप्शन। अब इनके काम को देखकर बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो दान देना चाहते हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं। तो वहां से भी इनको क्या मिलेगा? डोनेशन। क्या मिलेगा? डोनेशन। फ्रेंड्स, क्या मिलेगा उसको? डोनेशन। तो बड़े बड़े कंपनीज से क्या मिलेगा? डोनेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़े बड़े कंपनीज से डोनेशन, दान मिलेगा, बड़ा बड़ा अमाउंट। बड़े कंपनीज से, बड़े बड़े अमीर व्यक्ति से, या फॉरेन कंपनी से, या सरकार से। तो सरकार भी अगर इसके काम को सराहेगी, अगर सरकार को भी लगेगा कि ये काम अच्छा कर रहा है,
ये ऑर्गेनाइजेशन संस्था अच्छा काम कर रही है तो क्या करेगा, इसको डोनेशन मिलेगा, बड़ा अमाउंट 5 लाख 10 लाख 20 लाख 2 करोड़ 10 करोड़ डोनेशन इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। इट मींस वहां से भी फंड आया। तो फंड आने का तरीका है मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन, जो मेंबर्स पैसा दे रहे हैं हर साल वो, साथ ही साथ बाहर से आने वाला डोनेशन, इस प्रकार का बहुत सारा रिसोर्सेस इस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। तो यहाँ मान लो कि करोड़ों रुपया आ रहा है, उसका फंक्शन हो रहा है, उसको गरीब उन सारे पैसों का इस्तेमाल गरीब बच्चों को पढ़ाने में करना पड़ रहा है। तो जब यहाँ बड़ा अमाउंट आ जाता है और उन पैसों का सही इस्तेमाल भी होना चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा। ये तय करना पड़ेगा कि जितना भी पैसा यहाँ आ रहा है उस पैसे का जो इस्तेमाल है गरीब बच्चों को पढ़ाने में हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कहीं कि यहाँ के कुछ लोग आपस में मिल गए और डोनेशन का बहुत सारा पैसा आया और उन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने में नहीं किया, बल्कि अपने पर्सनल यूज के लिए किया। कुछ लोगों ने अपना मकान बनवा लिया, कुछ लोगों ने अपना जमीन खरीद लिया। इट मीन्स पैसा जो डोनेशन के रूप में आया उस पैसों का इस्तेमाल होना चाहिए था गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ के कुछ मेंबर्स मिलकर के उन पैसों का घोटाला कर दिए, गड़बड़ कर दिए, फ्रॉड कर दिए। तो बोला इन्हीं सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए, इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज जो फंड्स आते हैं उन फंड्स का इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए, सही काम के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फ्रॉड हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो फिर ये अन्याय हो जाएगा, ये इट मींस इसका ऑब्जेक्टिव खराब हो जाएगा। तो यही वजह है कि किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि पैसा कितना कहां से आया। इट मींस पैसा कहां से आया, कितना आया और उन पैसों का इस्तेमाल किन कामों में किया गया, इन सारे ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा रखना पड़ेगा। और यही कारण है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। फ्रेंड्स, तो ये अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, जो मैंने कोशिश करी कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और फंक्शन को समझे और साथ ही साथ ये समझे कि अकाउंट्स क्यों मेंटेन करना जरूरी है, और साथ ही साथ ये भी समझे कि पैसे यहाँ कहां से आते हैं और पैसे कहां खर्च होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और साथ ही साथ ये समझना कि अकाउंट्स इसका मेंटेन करना क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स, मेरा हर एक वीडियो आपको मैं कोशिश करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक भी कीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या ट्विटर के माध्यम से शेयर करिए और कमेंट भी कीजिए कि वीडियोज आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या क्या ऐसा चीज है जो समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। तो जो भी कंफ्यूजन है उसको आप कमेंट के जरिए लिखिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये लॉकडाउन का समय है, इस समय में जो हम लोग घर में बैठे हुए हैं तो बैठकर वीडियोस को देख करके पढ़ सकते हैं। बिलीव करिए बहुत इजी तरीका है, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। खैर, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आगे आने वाले वीडियोस में आप नेक्स्ट जो इसके आगे के टॉपिक्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।